ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सो छात्र, अलंकार किसे कहते हैं? पहला प्रश्न हमें अलंकार में आता है कि हम अलंकार किसे कहते हैं. तो आपके सामने जैसे स्क्रीन आ रहा है, यहाँ पे देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार होते हैं. जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट से लिखा गया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले. ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार कहाँ पर प्रयोग होता है? काव्य में प्रयोग होता है. और यह अलंकार क्या करता है? उस काव्य को शोभा बढ़ाता है. शोभा बढ़ाना मतलब उस काव्य में रस भरना. रस भरना मतलब उस काव्य को सुंदर बनाना. सुंदर बनाना मतलब अच्छा बनाना. तो इस तरह से जो शब्द, जो वाक्य उस काव्य में शोभा बढ़ाते हैं, उस काव्य को और भी सुंदरता प्रदान करते हैं, उस काव्य की गरिमा को बढ़ाते हैं, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं. जिस तरह एक स्त्री होती है और वह स्त्री मेकअप नहीं करती है, गहने नहीं पहनती है, तो वह स्त्री साधारण सी हमको नजर आएगी. अगर वही स्त्री अच्छे कपड़े पहन ले और अलंकार कर ले, मेकअप कर ले, कानों में, गले में गहने पहन ले, तो उस स्त्री की रूपरेखा क्या हो जाती है? पहले से ज़्यादा बेहतर लगता है. वह स्त्री पहले से ज़्यादा सुंदर लगती है. तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अलंकार जो है, जैसे स्त्री के गहने उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो होते हैं काव्य की गरिमा को बढ़ाते हैं. तो हम देखते हैं कि अलंकार में कितने भेद हैं. प्रमुख रूप से अलंकार में 3 भेद हैं. कितने भेद हैं? 3 भेद हैं. एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार. तो इस तरह से 3 अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार. तो प्रमुख रूप से देखिए कि शब्दालंकार किसे कहते हैं? ये शब्द पर आधारित होता है. शब्दालंकार जैसे नाम ही इसका शब्द प्लस अलंकार है, मतलब यह अलंकार शब्दों पर आधारित होता है. और इसमें क्या है? अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है, पुनरुक्ति होती है, वक्रोक्ति होती है. इस तरह ऐसे शब्द इस शब्दालंकार में होने के कारण इस अलंकार को हम शब्दालंकार कहते हैं. 1 मार्क्स में पूछा जाएगा आपको, शब्दालंकार को शब्दालंकार क्यों कहते हैं? इसमें प्रमुख रूप से शब्द से अलंकार किया जाता है, शब्दों से इसे अलंकार किया जाता है. वो शब्द अनुप्रास हो सकते हैं, यमक शब्द हो सकते हैं, श्लेष शब्द हो सकते हैं, पुनरुक्ति शब्द हो सकते हैं, वक्रोक्ति शब्द हो सकते हैं आदि. उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? ये जो है अर्थ पर आधारित होता है. जैसे अर्थ प्लस अलंकार, अर्थालंकार मतलब उस काव्य में 2-3 लाइनों को मिलाकर अगर अर्थ बनता है, 2-3 लाइनों को अगर यह अर्थ देता है, तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं. मतलब अलंकार हमने कैसे किया? काव्य में यहाँ पर अर्थ देकर किया. और शब्दालंकार में कैसे किया? हमने शब्दों को देकर किया. शब्द मतलब 1 या 2 वाक्य को मिला शब्द होते हैं, जैसे शब्द होते हैं, लेकिन अर्थ मतलब 2-3 लाइनों को मिलाकर यहाँ पर अर्थ बनता है. जैसे अर्थालंकार में उपमा हो सकता है, रूपक हो सकता है, उत्प्रेक्ष हो सकता है, प्रतीप हो सकता है, व्यतिरेक हो सकता है, विभावना हो सकता है, विशेषोक्ति हो सकती है. इस तरह से यहाँ पर क्या है? आदि प्रकार के हमको अर्थ मिलते हैं. और तीसरा हम देखते हैं कि इसमें उभयालंकार. तीसरा क्या है? उभयालंकार मतलब इसमें शब्द और अर्थ दोनों का मिलावट होता है. शब्दों में क्या होता है? केवल शब्द अलंकार में क्या होता है? केवल शब्द मिलावट होती है. अर्थालंकार में क्या होता है? केवल यहाँ पर अर्थ होते हैं.
2-3 लाइनों का अर्थ होता है। और उभयालंकार, उभय का मतलब यही होता है कि दोनों ऊपर के जो शब्द अलंकार है और अर्थालंकार है, इन दोनों को मिक्स करके जो भी यहाँ पर अलंकार बनता है उसे हम उभयालंकार कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह हम कह सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 अलंकारों को हमने देखा। इन तीनों में से हम क्या करेंगे, अभी प्रमुख अलंकारों के बारे में देखेंगे। जो पहला है यहाँ पर उपमा अलंकार। उपमा मीन्स क्या होता है, उपमा मीन्स किसे कहते हैं, यहाँ पर हमें देखना होगा। देखिए, जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। देखिए, जैसे हरिपद कोमल कमल से, देखिए हरिपद कोमल कलम से, यहाँ पर किसी चीज़ को हम उपमा दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं चांद सा तुम्हारा चेहरा, देखिए चांद सा तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा चेहरा कैसा है, चांद सा है। हमने यहाँ पर उपमा किसकी दिया, चांद का उपमा दिया। और चांद का उपमा किसके साथ किया हमने, यहाँ पर चेहरे के साथ किया। तुम जो है फूलों सा कोमल हो, तुम फूलों सा कोमल हो। देखिए, तुम किसके जैसी कोमल है, वो फूलों जैसा। यहाँ पर उपमा किसका दिया गया, हमने फूल का उपमा किसके दिया गया, कोमल के साथ दिया गया। तो यह होता है हरिपद। जैसे यहाँ पर हमने देखा हरिपद कोमल कमल से, हरिपद उपमेय हो गया और तुलना कमल से किया गया, यानी उपमान हो गया। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, हरिपद जो होता है, हरिपद मतलब हरि का चरण, हरि का चरण मतलब भगवान का चरण, यहाँ पर क्या है, उपमेय है। और यहाँ पर तुलना किसके साथ की गई है, कमल के साथ। कमल का फूल कैसा होता है, बहुत कोमल होता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं हरिपद कोमल कमल। देखिए हरि का चरण कैसा कमल है, कैसा है, बहुत कमल के फूलों के जैसा कोमल है, नरम है, यहाँ पर हमने दिया। तो इस तरह से यहाँ पर उपमेय हरिपद होता है और उपमान क्या होता है, कमल का फूल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए तुम्हारा चेहरा चांद के जैसा खूबसूरत है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, चेहरा क्या हो गया, उपमेय हो गया। और यहाँ पर चांद के जैसा मतलब यहाँ पर उपमान हो गया। तो इसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। छात्रों, दूसरा यहाँ पर है रूपक अलंकार। देखिए रूपक, देखिए रूपक, रूप प्लस क, रूपक इसी में मिला हुआ है इसका अर्थ। रूपक जहाँ उपमेय पर उपमान का देखिए अभेद आरोप किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय पर उपमान का देखिए उपभेद किया जाता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इस एग्जाम्पल करो अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। देखिए अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर मीन्स क्या होता है, आकाश होता है। पनघट मीन्स पानी होता है। देखिए डुबो रही मतलब डुबो देना होता है। तारा घट मतलब ताराओं का गण। उषा नगरी, तो यहाँ पर देखिए आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। देखिए यहाँ पर आकाश पर पनघट का क्या हो गया है और उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने का रूपक अलंकार कहा गया है। यहाँ पर किसको किसका आरोप दिया गया है, देखिए आकाश पर पनघट का आरोप दिया गया है। आकाश पर किसको क्या कहा गया है, आरोप किसको कहा गया, पनघट, पानी का घाट को। देखिए उषा पर स्त्री पर, स्त्री का, उषा मीन्स रात्रि होती है और उषा पर किसका आरोप दिया गया है, स्त्री का। और तारों पर किसका दिया गया है, घड़ों का। तो इस तरह यहाँ पर हम आरोप दे रहे हैं कि इन्होंने इनको डुबोया। देखिए किसने, इन्होंने इनको डुबोया।
तो यहाँ पर हम आरोप देते हैं। देखिए दूसरा यहाँ पर अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्ष अलंकार। देखिए उपमेय में उपमान की कल्पना, देखिए उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उसे उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। सही अर्थों में देखिए छात्रों, जब तक आपको ग्रामर आप याद नहीं कर लेंगे, बेसिक ग्रामर जो आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा है और सेकंड सेम में पढ़ा है, थर्ड सेम में पढ़ा है, फोर्थ सेम में पढ़ा है, उन ग्रामर को नहीं याद करेंगे तो आपको यह ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा। इतना ध्यान में रखिए। तो चौथा अलंकार हम देख रहे हैं उत्प्रेक्ष अलंकार। यहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना की गई है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है? कल्पना की गई है। सही में होता नहीं है, वो कल्पना करते हैं हम, सोचते हैं हम, मान लेते हैं हम। उपमेय में उपमान को मान लेते हैं। किसमें? उपमेय में उपमान को मान लेते। देखिए मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा है। मुख का मीनिंग क्या होता है? चेहरा होता है। मानो मतलब मान लेना होता है। मानते नहीं है हम, माना नहीं है, मानते हैं, संभावना करते हैं, कल्पना करते हैं। ಹಿಂಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇನದ ಹಂಗೈತಂತಲ್ಲ, ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿನಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಂಗೆ मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ पर मुख क्या होता है? उपमेय होता है, और चंद्रमा क्या होता है? उपमान होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुख माने मुख जो है उपमेय हो गया और चंद्रमा जो है उपमान हो गया। और यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं? चेहरा किसके जैसा है? चांद के जैसा है। देखिए मुख मानो चंद्रमा है। देखिए मुख मानो चंद्रमा है, मानना है, यहाँ पर है नहीं है, वो मानना है। क्या हमारा मुख चंद्रमा जैसा है? नहीं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? चंद्रमा है। हम बोलते हैं तू कितना सुंदर देख रहा है, तू कितना सुंदर है कि तू सलमान खान के जैसा है। देखिए हम बोल रहे हैं, लेकिन वो सलमान खान नहीं है, लेकिन हम उसको क्या कह रहे हैं? तू सलमान खान के जैसा है। देखिए हम कहते हैं तू इतनी खूबसूरत है जैसे तू गुलाब के फूल के जैसी है। हम किसी को कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? वो गुलाब के फूल की जैसी नहीं है, लेकिन हम उसकी क्या कर रहे हैं? गुलाब के फूल की जैसी है करके मान रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो छात्रों चौथा अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में होता है, प्रयोग में लाया जाता है, उसके अर्थ अलग अलग अगर होते हैं तो वह क्या हो जाता है? यमक अलंकार बन जाता है। जैसे यहाँ पर एक ही शब्द क्या होता है? जैसे हम एक शब्द के अनेक शब्द बोलते हैं। जैसे पानी, पानी का दूसरा शब्द क्या होता है? नीर, नीर का दूसरा शब्द क्या होता है? जल, जल का तीसरा फिर क्या होता है? पेय। देखिए इस तरह एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो उन अर्थों को अगर उस लाइन में 2 बार या 3 बार या 4 बार या कितनी बार भी अगर हम प्रयोग करते हैं और वहाँ पर हर शब्द का मीनिंग जो है बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए छात्रों, यहाँ पर देखिए सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए सजना है मुझे सजना के लिए। सजना क्या होता है? मेकअप कर लेना। और आगे यहाँ पर सजना दिया है, सजना है मुझे सजना के लिए। और सजना का एक और मीनिंग क्या होता है? पति होता है, गंड होता है, पति, परमेश्वर, पति होता है। तो यहाँ पर एक अर्थ सजना का होता है मेकअप और दूसरे आगे उसका अर्थ होता है पति। तो इस तरह यहाँ पर सजना 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार में इसका मीनिंग अलग अलग है। देखिए यहाँ पर पहले सजना का अर्थ होता है श्रृंगार करना, मेकअप करना, और दूसरे सजना का अर्थ होता है नायक, हीरो या पति, या प्रेमी,
एक्चुअली सजना मीनिंग पति के लिए होता है, मेरे साजन सजना, है ना। तो यहाँ पर दोनों शब्द का सजना सजना ही है, लेकिन सजना का मीनिंग क्या है, एक अर्थ में श्रृंगार है, मेकअप है, तो दूसरे अर्थ में पति है, नायक है, प्रेमी है। ओके, तो यहाँ पर पांचवा अलंकार है श्लेष अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रासंगिक भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ पर एक ही शब्द होता है, क्या होता है, एक ही शब्द होता है, लेकिन उसके मीनिंग क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं। क्या होते हैं मीनिंग, एक से अधिक होते हैं। देखिए एग्जाम्पल, रही मन पानी रखिए बिन पानी सब सून। देखिए, रही मन पानी रखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबय मोती मानस चून। देखिए यहाँ पर पानी कितनी बार प्रयोग हुआ है, देखिए एक बार रही मन के बाद में पानी आता है, और बिन के बाद में पानी आता है, और पानी के बाद में फिर पानी आता है। इस तरह पानी शब्द यहाँ पर क्या हो गया, 3 बार प्रयुक्त होता है। लेकिन नीचे देखिए छात्रों, यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। देखिए, एक पानी का अर्थ होता है कांति, कांति का मतलब सुंदरता, सुंदर दिखना, उसके चेहरे पर कांति है। और दूसरा क्या होता है, पानी का मीन्स होता है आत्मा। हमारी आत्मा कैसी होती, पानी की तरह होती, कोई पकड़ नहीं सकता उसे, तो उस तरह यहाँ पर साफ होती है, तो यहाँ पर आत्मा। और तीसरा क्या अर्थ होता है इसका, सम्मान। देखिए पानी का तीसरा अर्थ क्या होता है, सम्मान। और चौथा अर्थ क्या होता है यहाँ पर, जल, जल का मीन्स पानी, पीना। तो इस तरह पानी के अर्थ क्या हो गए, कांति होता है, आत्मा होता है, सम्मान होता है, जल होता है। इस तरह यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी एक ही शब्द है लेकिन एक ही बार प्रयुक्त है तथा उसके अर्थ 3 हैं। पानी शब्द एक ही है और उसका कितनी बार, 3 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन हर तीनों बार में यहाँ पर अलग है। रही मन पानी राखिए, देखिए रही मन पानी राखिए मतलब पानी रखिए। रहीम कहते हैं, रहीमदास कहते हैं कि पानी रखिए, मतलब अपने चेहरे पर क्या है, कांति रखिए, अपने चेहरे पर उजाला रखिए, प्रकाश रखिए। बिन पानी सब सून, देखिए बिन पानी सब सून। यहाँ देखिए आत्मा, अगर हमारे आत्मा पे प्रकाश नहीं है, यहाँ पर दूसरा अर्थ क्या है, बिन पानी सब सून। पानी यहाँ पर दूसरा अर्थ क्या है, आत्मा। अगर हमारी आत्मा में प्रकाश नहीं है तो सब कुछ क्या है, यहाँ पर व्यर्थ है। देखिए पानी गए न उबय मोती मानस, पानी गए न उबय मोती मानस चून। यहाँ पर पानी का तीसरा अर्थ होता है कि अगर हमारी मान मर्यादा चली जाती है तो वह वापस नहीं आती है, और हमारी मान मर्यादा कैसी है, मोती की जैसी है, उसके साथ यहाँ पर कहा गया। तीनों अर्थ में यहाँ पर अलग है। तो छात्रों यहाँ पर छठा अलंकार है विभावना अलंकार, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो। देखिए जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। देखिए वहाँ पर कोई कारण नहीं है उसका, लेकिन वहाँ पर भी कार्य हो रहा है, उस चीज़ की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी वह हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विभावना अलंकार कहते हैं। देखिए बिन पग चले सुने बिनु कान, बिनु पग चले सुने बिनु कान, काना। देखिए वह भगवान बिन पैरों को चलता है और बिना कानों के सुनता है, कारण के अभाव में कार्य होने का यहाँ पर संभावना अलंकार है। देखिए भगवान बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। क्या किसी ने हमने देखा है कि भगवान के पैर हैं? क्या हमने सुना है कि भगवान के कान हैं? कहीं देखा है हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है। लेकिन फिर भी हम ये सृष्टि को सोचते हैं कि भगवान के पैर हैं, है ना, और भगवान के कान हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमको भगवान दिखता नहीं है, लेकिन भगवान है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, वह क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए विभावना अलंकार
हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम में आवृत्ति हो वह अनुप्रास अलंकार होती है। यहाँ पर देखिए मेन क्या है, वर्ण आता है। वर्ण मीन्स एक शब्द होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, शब्द मीन्स दो वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता है। जैसे भूरी, इसमें यहाँ पर भू प्लस उ प्लस री, देखिए र प्लस बाद में री, इस तरह यहाँ पे 3-4 वर्ण मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम में आवृत्ति होती है। जैसे नीचे देखिए, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। देखिए यहाँ भ कितनी बार आया है, देखिए भूरी में भ आया है, फिर दूसरी भूरी में भ आया है, तीसरे भेद में भ आया है, बाद में भाव में भ आया है, भूमि में भ आया है और भगा दिया, भगा में भ आया है। तो यहाँ पर यह भ वर्ण कितनी बार प्रयोग हुआ है, बहुत बार प्रयोग हुआ है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखिए, भ्रांतिमान अलंकार। क्या है नेक्स्ट, भ्रांतिमान अलंकार। देखिए भ्रांति, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से और तदनुरूप क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए इसका शब्द ही है भ्रांति। भ्रांति मीन्स क्या होता है, कन्फ्यूज होना। यहाँ पर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उपमेय में उपमान है या उपमान में उपमेय है। हमको यहाँ पर क्या होती है, भ्रांति होती है, हमको डाउट आता है। देखिए एग्जाम्पल नीचे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, नाक का मोती अधर की क्रांति से, देखिए बीज दाढ़ीम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शकु मौन है, शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यहाँ कौन है। देखिए यहाँ पर अन्य शुक यहाँ कौन है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ नाक में तोते का और दांत में पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, नाक मीन्स मूगु। देखिए मूगु, मोती मीन्स नाकों में जो हम यहाँ पहनते हैं, लेडीज पहनती है ना, नथुनी बोलते हैं, नाक का टप बोलते हैं, वह कैसे है, मोती के समान चमक रहा है। देखिए अधर की क्रांति से, अधर मतलब होंठ, होंठों की क्रांति से, कांति से क्या है, मोती चमक रहा है। और बीज दाढ़ीम का समझकर भ्रांति से, और बीज यहाँ पर अधर, अधर मतलब होंठ, होंठों के बीच में क्या है, दांत है। और दांत कैसे चमक रहा है, जैसे अनार दाने की दाने होते हैं, जैसे दालिम्बर बीजा। तो इस तरह यहाँ पर देख कर सहसा हुआ शुक मौन, सोचता है अन्य शुक यहाँ कौन। यहाँ पर देखिए नाक में मोती चमक रहा है या दांत में होंठों में जो दांत है वह चमक रहा है। यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है हमें। कभी तो यहाँ पर कहता है नाक की मोती और अधर की क्रांति बोलता है, और कभी बीज दाढ़ीम की बोलता है। तो इस तरह यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर आगे देखिए, संदेह अलंकार। ये देखिए संदेह मीन्स यहाँ पर क्या होता है, डाउट। ऊपर का भी आपने देखा, यहाँ पर भ्रांति क्या है, वो भी डाउट होता है, लेकिन वह भ्रांति होती है तुलना करने में। और यहाँ पर संदेह अलंकार होता है सेम उसी तरह। देखिए जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमान में संदेह बना रहे और निश्चित ना हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। यहाँ पर निश्चित नहीं होता है, यहाँ पर हम 100% नहीं कह सकते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है ना। देखिए साड़ी का मीन्स होता है साड़ी, जो लेडीज पहनती हैं साड़ी। साड़ी के बीच नारी है, नारी मीन्स महिला, साड़ी के बीच नारी है, या नारी के साड़ी में, या नारी के बीच में साड़ी, तो यहाँ पर हो सकता है। और हम देखते हैं, देखिए सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। एग्जाम्पल हम बोलते हैं कन्नड़ में, हम बोलते हैं ना, कोड़ी मोदलो एन तत्ती मोदलो, है ना। पहले मुर्गी आई
कि पहले अंडा आया। अगर हम पहले कहेंगे अंडा आया तो अंडा कहाँ से आया, है ना। और अगर हम पहले मुर्गी आई तो मुर्गी कहाँ से आई। यहाँ पर 100% हम नहीं कह सकते हैं कि क्या करेक्ट है ना। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, संदेह। नेक्स्ट देखिए, व्यतिरेक अलंकार, जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यहाँ पर क्या होता है, कारण बताते हैं लेकिन उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाती है। देखिए कारण तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से है। मतलब यहाँ उपमेय कम होता है और उपमान ज़्यादा श्रेष्ठ होता है ना। बोलते हैं सीनियर जूनियर, तो यहाँ पर उपमेय क्या हो जाता है, जूनियर हो जाता है, और यहाँ पर उपमान जो है सीनियर हो जाता है। ओके, तो देखिए, का सरवरी ते ही देवो मयंको चांद कलंकी वह निकलंकु। देखिए यहाँ पर मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं, और चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। इसका अर्थ क्या होता है कि हम बोलते हैं ना, निन्न मुख आ ಚಂದಿರಮನ ಹಾಗೆ ಇದೆ। ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ, ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಆ ಚಂದ್ರಮನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಚಂದ್ರಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ। देखिए, तो इसका मीनिंग होता है कि व्यतिरेक, हम चंद्रमा के समान तो बता रहे हैं इसके चेहरे को, लेकिन फिर हम बताते हैं कि तेरा चेहरा चंद्रमा जैसा नहीं, तेरा चेहरा ही श्रेष्ठ है। किसका चेहरा, लड़की का चेहरा या लड़के का चेहरा, तेरा चेहरा ही श्रेष्ठ है क्योंकि तेरे चेहरे में कोई दाग नहीं है। और चंद्रमा में उजाला तो बहुत है लेकिन उसमें एक दाग है। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हो गया, उपमेय, और लड़की का चेहरा क्या हो गया, उपमान। तो यहाँ पर श्रेष्ठ क्या हो गया, लड़की का चेहरा या लड़के का चेहरा हो गया, और यहाँ पर सीनियर कौन हो गया, लड़की या लड़के का चेहरा हो गया, जूनियर कौन हो गया, चंद्रमा हो गया। लेकिन असल जिंदगी में चंद्रमा श्रेष्ठ है। ओके, नेक्स्ट देखिए, असंगति, यहाँ पर अलंकार, कारण और कार्य में संगति ना होने पर असंगति अलंकार कहते हैं। कारण और कार्य में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं कॉलेज को जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, क्यों जा रहे हो, चुप जा रहा हूँ। तो कॉलेज को आप पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हो, कारण नहीं है आपका, आप चुप आ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर चुप आना क्या हो गया, कारण नहीं होता है। तो इस तरह यहाँ देखिए, हृदय घाव मेरे परी रघुवीर। देखिए हृदय मतलब मनस्सु, घाव मतलब उसमें आगुअंत घाया, पीरी रघुवर। देखिए घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है पर पीड़ा राम को है, अतः असंगति अलंकार है ना। ना होती, अब हमारे दोस्त होते हैं, देखिए कोई हमको गाली देता है तो हमको उतना दुख नहीं होता है, लेकिन हमारे दोस्त को दुख होता है। क्यों, वो सोचता है मेरे दोस्त को इसने गाली दिया, है ना। तो यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं है। जैसे आप कॉलेज को आ रहे हैं लेकिन किस कारण आ रहे हैं, कोई कारण नहीं है, तो यहाँ पर यह असंगति अलंकार होता है। देखिए 12 अलंकार में हम क्या करेंगे, प्रतीप अलंकार। देखिए प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत, प्रतीप का उल्टा या विपरीत। इसमें उपमा अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान की लज्जित और पराजित या हीन देखकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। आगे देखिए, इसमें प्रतीप का मतलब उल्टा होता है, विपरीत होता है, उल्टा कार्य करना। देखिए सिया मुख समता किसी करे चंद वापुरे रंक। सिया मीन्स सीता होती है और मुख मीन्स चेहरा। देखिए सीता जी के मुख उपमेय हो गया की तुलना बेचारा चंद्रमा नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, सीता जी का चेहरा इतना सुंदर है कि उसकी तुलना हम चंद्रमा से नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का
बिंब, प्रतिबिंब भाव देखने को मिलता है, उसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। यहाँ पर देखिए, बसे बुराई जासू तन ताही को सम्मान। देखिए, बसे बुराई, बसे मतलब बसना, बुराई मतलब गलत, जासू तन, तन मतलब शरीर, ताही को सम्मान मतलब यहाँ पर जिसके शरीर में बुराइयाँ होती है, जो गुंडा होता है ना, जो बुरा करता है ना, उसी को सम्मान मिलता है। भले भले कही छोड़िए खोट ग्रह जपदान। देखिए, जो भले 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 अच्छे, जो अच्छे अच्छे होते हैं उनको मान सम्मान नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए दृष्टांत दिया गया है, किसके साथ? भले को बुरे के साथ और बुरे को भले के साथ। ओके, नेक्स्ट देखिए, अर्थंत रन्यास, ये आपको परीक्षा के लिए नहीं आएगा, इसलिए इसको मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट देखिए, विरोधाभ्यास, ये आपको आएगा। जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े, वहाँ विरोधाभ्यास अलंकार कहते हैं। लेकिन वास्तव में नहीं है वहाँ पर विरोध, लेकिन मालूम पड़ता है ना। हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को गुस्सा मालूम पड़ता है। देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझ नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों 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 उज्ज्वल होए। यहाँ समय रंग में डूबने पर भी उज्ज्वल होने में विरोध आभासित होता है। देखिए, यहाँ पर समय क्या है? शाम, शाम मतलब श्याम मतलब डूब, संध्या हो रही है, और संध्या कहाँ पर जा रही है? डूब रही है। देखिए, अंधेरे में जाकर मिल रही है। कहाँ? उजाला अंधेरे में मिल रही है। देखिए, मानकीकरण ये भी नहीं आएगा। अतिशयोक्ति आपको आएगा। देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसे क्या कहते हैं हम? अतिशयोक्ति, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा कर कहना। जैसे हम किसी को हवा डालते हैं ना, ನೀನು ಭಾಳ ಚಲೋ ದಿ, ನೀ ಭಾಳ ಚಲೋ ಬರ್ದಿ, ಏನು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬರ್ದಿ, ಭಾರಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಭಾಳ ಅಡ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಚಲೋ ಚಲೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಹವಾ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। देखिए, लहरें व्योम चूमती उठती, लहरें व्योम चूमती उठती, समुद्र की लहरें हमको कैसे लग रही हैं? जैसे आकाश को जाकर चूम रही हैं। क्या कभी इस समुद्र की लहरें आकाश को जाकर चूमती हैं क्या? नहीं। हम भी बोलते हैं ना, जैसे जमीन पर चांद उतर आया। क्या कभी हो सकता है कि ज़मीन पर चांद उतर कर आ सकता है? नहीं ना। तो हम बोलते हैं ना, ज़मीन पर चांद उतर कर, तुम जैसे आए ऐसा लगा जैसे कि खुद भगवान आ गए। लेकिन क्या भगवान आ सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बोलना। नेक्स्ट देखिए, वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वाक्य में वक्ता आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना करता है तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए, क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर हम क्या कहते हैं? वक्ता आशय से भिन्न। देखिए, एग्जाम्पल देखिए, इसके दो भेद होते हैं, वो भेद की जरूरत नहीं है, इतना ही आप समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, श्लेष वक्रोक्ति, ये आपको नहीं आएगी, अंत्योक्ति ये भी आपको नहीं आएगी। तो छात्रों, इतना ही आपके लिए दिया गया है। यहाँ पर क्या करेंगे हम? वक्रोक्ति में काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति होता है, इसके बारे में मत देखिए। देखिए, इतना ही समझ लीजिए। अलंकार जो होते हैं गहना होता है, और गहना जो है सजाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर अलंकार हम किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। आपको यह मालूम होना चाहिए, अलंकार काव्य में आते हैं, पोएम्स में आते हैं, कहानी में नहीं आते हैं। ओके, गद्य में नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ पर हम कुछ शब्द, काव्य के कुछ शब्द वहाँ पर हम ले सकते हैं। ओके छात्रों, धन्यवाद।